मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एमटीपी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो ये एक्ट आया था 1971 में, 10 अगस्त 1971 में। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ये एक्ट आने की मेन वजह क्या था कि हमारे देश में बहुत ज्यादा एबॉर्शंस हो रहा था लीगली, जो नहीं था। कोई भी फैक्ट्स आके एबॉर्शंस कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि महिलाओं के हेल्थ बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहे थे, फिटेस्ट चिल्ड्रंस का सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था। देन आफ्टर बहुत ज्यादा एबॉर्शन केसेस होने लगे थे और ये लीगल नहीं था हमारे देश में। तो क्या हो रहा था कि कहीं पे भी एबॉर्शन हो रहा था, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं था एबॉर्शंस करने का, कोई डॉक्टर्स के पास कुछ रहे डिग्रीज नहीं थे, कोई भी फैक्ट्स लेकर रहे थे। तो ये सेफ एबॉर्शंस को लाने के लिए हमारे देश में एमटीपी एक्ट आया, जो कि स्टार्टिंग हुआ 10 अगस्त 1971 को ये पास हुआ हमारे पार्लियामेंट में, और 1972 में ये हमारे पूरे देश में लागू हुआ। तो स्टार्टिंग में जब ये लागू हुआ था तो क्या हुआ था कि सारे राज्य ने इसे नहीं अपनाया था। कश्मीर और मिजोरम में ने इसे 1980 में अपनाया। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे तभी ये लॉ लागू हुआ। तो पहला कि जो मैटरनल हेल्थ है, माँ के हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए, जो अनसेफ एबॉर्शंस हो रहे थे, बहुत ज्यादा जो माएँ मर रही थी या डिजीज कंडीशन में जा रही थी, कोमा में चली जा रही थी, या सर्टेन टाइप्स ऑफ लकवा लग जा रहा था, तो उन सभी चीज को ठीक करने के लिए, उनके मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये कानून आया। दूसरा, एबॉर्शन सर्विसेज जो भी इलीगल था उसको लीगलाइज किया। तीसरा, सेफ एबॉर्शंस को प्रमोट किया। तीसरा, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि पहले क्या था कि इस एक्ट के तहत एबॉर्शंस को लीगल नहीं था तो उसको पेनल्टी लगती थी, पेनलाइज किया जाता। ओके, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, लाइक माइनर, रजिस्टर, आरएमपी। तो आरएमपी कभी कभी आपको स्पॉट क्वेश्चंस में आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आरएमपी या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो ये डॉक्टर है, तो सिंपली डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लाउज हैं। क्लाउज के अंतर्गत वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। जैसे आप फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर होते हैं, वैसे उसको भी रजिस्टर होना चाहिए। गायनोलॉजी में उसको एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 मंथ के लिए वो कहीं हॉस्पिटल में हाउस सर्जन होना चाहिए। 25 केसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन किया हो, एबॉर्शंस किया हो, किसी के साथ असिस्ट किया हो, प्लस 5 इंडिपेंडेंटली ये काम किया हो। तो वैसे जो भी डॉक्टर्स है वही रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है कि क्या क्या सर्कमटेंसेस है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो जो कंडीशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट है कि कितने मंथ तक का होना चाहिए। अगर वो माइनर है तो, जैसे माइनर है 18 से बिलो है, तो उसके लिए कोई उसके साथ गार्जियंस होना चाहिए। गार्जियंस मीन्स कि उसका टेक केयर करने वाला होना चाहिए, तो उसका कंसेंट लिया जाता है। रिटर्न फॉर्म में एक एप्लीकेशन है, वो कंसेंट लिया जाता है, उसके बाद होता है। अगर पहला सर्कमटेंसेस क्या है कि प्रेगनेंसी अगर 12 वीक से ज्यादा नहीं है, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो क्यों एबॉर्शंस करने की वजह, या तो वुमेन्स बहुत ज्यादा मेंटली परेशान है, या उसको काफी ज्यादा सीरियस इंजरी है। अगर उस बच्चे के कारण उसकी इंजरी और ज्यादा बढ़ रही है या मेंटल ट्रॉमा और ज्यादा बढ़ रहा है, तो एबॉर्शन करा सकते हैं। या फिर जो भी बच्चा है जेस्टेशनल पीरियड में ही उसको कुछ मिस हैपनिंग हो गया है, सीरियसली हैंडीकैप्ड होने की संभावना है, उस केस में एबॉर्शन लीगलाइज है। अगर अबॉर्शंस जब 12 वीक से ज्यादा और 20 वीक से कम किया जाता है, तब क्या कंडीशंस होना चाहिए? अगर तो वहां पे पहला कंडीशंस यही है कि अगर वो रेप केस हो, प्रेगनेंसी अगर रेप केस के कारण हुआ हो। दूसरा, अगर मैरिड कपल में हुआ हो तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्शंस जो भी यूज कर रहे हैं उसके फेल्योर की वजह से हुआ हो, वो उन्होंने फैमिली प्लानिंग के पर्पज से लगाया हो, बट उन्हें पता नहीं चला हो कि ये खत्म हो चुका है, ये काम नहीं किया, तो हो सकता है कि वो आगे अपना बेबी नहीं बनाना चाहते, फैमिली नहीं बनाना चाहते, इस वजह से हो सकता है उनको मेंटल ट्रॉमा हो जाए। तो उस कंडीशंस में अबॉर्शन किया जा सकता है। अगर महिलाएं 18 वर्ष से ज्यादा है या 18 वर्ष की है तो उनका खुद का कॉन्सेंट लगेगा। अगर जो 18 वर्ष से कम की है तो उनको उनके गार्जियन का कॉन्सेंट लगेगा। अगर इनकेस गार्जियन का लगेगा। अगर महिलाएं
18 से ज्यादा भी होगी, बट ये ल्यूनेटिक केसेस है। ल्यूनेटिक कहने का मतलब है अगर वो मेंटली इल है, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, तो उस केस में भी उसके गार्जियन का कॉन्सेंट लगता है। हालांकि लुनेटिक वर्ड बहुत पेकुलियर वर्ड है, इसको जनरली यूज नहीं किया जाता है। ओके, नाउ अब क्या क्या एक्सपीरियंसेस चाहिए डॉक्टर्स के लिए जो भी ये एमटीपी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, कितने ट्रेनिंग्स चाहिए, तो वो हम जानते हैं। तो अब ये एक्ट को कमेंस करने से, जैसे ये कमेंट पूरा देश में, हमारे देश में लागू होने से पहले क्या था कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका, बस इतना ही था। बट जैसे ही ये हमारा एक्ट हमारे देश में आया, तो बहुत सारे नियम कानून लग गए। तो पहला क्या है कि पहला तो मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। दूसरा, 6 मंथ का हाउस सर्जन कहीं होना चाहिए, हाउस सर्जन होना चाहिए। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनोलॉजी में, कोई भी हॉस्पिटल्स में। कोई भी 25 केसेस किया हो मेडिकल टर्मिनेशन का, या असिस्ट किया हो किसी और डॉक्टर्स को जिसमें कि 5 उसका खुद का इंडिपेंडेंट हो, तो ये सब जो आरएमपी हमने पढ़ा है वो टोटल यहाँ पे लगना है। ओके, अब कौन कौन से प्लेसेस में प्रेगनेंसी हो सकता है, तो ये कोई भी गायनोलॉजिस्ट के यहाँ नहीं हो सकता, उसको अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं वहाँ पे लीगलाइज अबॉर्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पे अबॉर्शंस के लिए सर्टिफिकेट लेना होता है गवर्नमेंट का, तो पहला अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद टोटली हाइजीनिक कंडीशंस में होना चाहिए अबॉर्शंस, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पे ऑपरेशन टेबल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सीपीआर का इक्विपमेंट होना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। एक और चीज क्या है कि अब इसका जो एडमिशन रजिस्टर है, तो ये नॉर्मली जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे रजिस्टर रहता है, एंट्री रजिस्टर रहता है, तो ये वैसा रजिस्टर नहीं होता है, ये काफी कॉन्फिडेंशियल होता है। अब ये जो कॉन्फिडेंशियल है, तो क्या है कि जो भी अब कोई भी आएगा, तो जो भी हेड है उस हॉस्पिटल के, जो भी ओनर है, उसको ये मेंटेन करना पड़ता है काफी कॉन्फिडेंशियली। और सभी ईयर वाइज सीरियल नंबर होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी का सीरियल नंबर हर 1 साल का फ्रेश सीरियल नंबर होता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि सीरियल नंबर 5 साल से चला आ रहा है, वैसा नहीं होता है, हर 1 साल का एक सीरियल नंबर होता है। जैसे एक कोई एक एंट्री होना है, तो 1/2022, 1/2022, फिर 23 में कोई आएगा तो 1/2023/2023, तो ऐसा सीरियल नंबर देना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि एक और नियम कि जो भी मोटर रजिस्टर है वो लास्ट तक भरेगा सीरियल नंबर के साथ, साल के साथ, काफी कॉन्फिडेंशियली। और आफ्टर 5 इयर्स जो लास्ट डेट भराया, जो भी लास्ट डेट भरा है 2025, तो उस 2025 के 5 साल बाद यानी 2030 में उसको बर्न आउट किया जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, और ये किसी को भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आएगा और पूछ लेगा कि कौन अबॉर्शन कराने आया है तो उसको बता दिया जाएगा, नहीं, इसके लिए पेनल्टी लग सकता है, आपको जेल हो सकता है। तो ये काफी कॉन्फिडेंशियल है, ये आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है कि अप्रूवल प्लेसेस कैसे होता है। तो अप्रूवल के लिए जो भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे सरकार से मान्यता प्राप्त करना होता है। जैसे आप लिख के देंगे सरकार को, तो सरकार आपको सीएमएचओ के द्वारा वेरिफिकेशन होता है, एक कमेटी का गठन करता है जो वहाँ पे टोटल एप्लीकेशन जैसे आया उसके 2 मंथ में इंस्पेक्ट करता है। अगर सही सही सब कुछ रहा तो उसको सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ लीगली अबॉर्शंस करा सकते हैं, बट सर्टेन कंडीशंस के साथ। अब जो हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या क्या सामान होना चाहिए। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट होना है तो उसके पास लेबर टेबल होना चाहिए, रिससिएशन इक्विपमेंट होना चाहिए, स्टेलाइजेशन इक्विपमेंट होना चाहिए, दवाई का स्टॉक होना चाहिए, फ्लूइड स्टॉक होना चाहिए। शॉक में अगर जाती है तो शॉक ट्रीटमेंट के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए। अगर इंस्टेंट में कहीं और हॉस्पिटल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर सेवा होना चाहिए। अगर दूसरा सेकेंड ट्राइमेस्टर तक अगर आपको करना है, 20 वीक के बाद तक का भी करना है, तो ये तो सारा चाहिए ही चाहिए, जो 12 वीक्स तक आपने पढ़ा वो सब चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ऑपरेशन टेबल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ये सब चीज आपके पास होना चाहिए। ओके, अब नो
मेंटेनेंस कैसे होता है रिकॉर्ड का, ये तो हमने पहले भी देखा है कि काफी ज्यादा सीक्रेट रिकॉर्ड होता है। तो जैसे ही कोई वुमेन्स आती है वो जैसे ही वो यहाँ आती है तो वो जो भी डॉक्टर है उसको सील करता है आरएफपी इनवेलप में, और वो सील हो जाता है हमेशा के लिए, वो कभी खुलता नहीं है। कभी उसको सिक्रेट किया जाता है सेफ कस्टडी में, हेड ऑफ हॉस्पिटल के पास रखा जाता है, या जो भी ओनर है उसके पास रखा जाता है, और जो भी रजिस्टर्ड है एंट्री रजिस्टर उसको 5 साल बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब इसमें ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या है? तो अगर इसको कोई भी इस रूल्स को तोड़ रहा है तो 1,000 तक का फाइन है। अगर पता चल गया कि जो भी एबॉर्शंस हो रहा है उस फिटस में कोई भी दोष नहीं है, जैसे कि हमने पहले देखा कि फिटस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए उसमें मेल फंक्शन होना चाहिए, कुछ खराबी होना चाहिए। अगर वो सही है, उसको जीने का अधिकार है, ऐसा पता चलता है तो उसको फाइन होना चाहिए। और दूसरा, वुमेन के कंसेंट के बिना अगर एबॉर्शन होता है तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकता है। ओके, अब नया अमेंडमेंट आते रहता है, ये तो 1971 का एक्ट है। तो अब नया अमेंडमेंट आते रहता है, तो नया अमेंडमेंट क्या कहता है? तो नया सुधार कुछ कुछ हुआ होगा। तो अब ये सुधार क्या क्या हो सकता है? तो पहला सुधार में क्या है कि फर्स्टली हम दोनों को मिला के देखते हैं, एमटीपी 1971 और 21 में तो क्या क्या थोड़ी चेंजेस किए गए हैं। तो पहला चेंजेस क्या है, स्टार्टिंग में जो आया था वो ओनली फॉर मैरिड वुमेन था। अब 21 में अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड को भी इंक्लूड किया गया है। जेस्टेशनल लिमिट पहले 20 वीक्स था, अब 24 वीक्स रेप सर्वाइवल्स के लिए कर दिया गया है। और 24 वीक्स बियॉन्ड अगर फिटस में कुछ भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो उसको आप अबॉर्ट करा सकते हैं। पहले क्या था कि 12 वीक्स तक एक आरएमपी का ही ओपिनियन मैटर करता था, अगर 20 वीक्स तक है तो 2 आरएमपी का ओपिनियन लेना पड़ता था। लेकिन अब तो इसमें थोड़ा चेंजेस है, अप टू 20 वीक्स 1 आरएमपी का ही ओपिनियन मैटर करता है। 20 से 24 वीक्स के लिए 2 आरएमपी, 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन मैटर करता है। अगर 24 वीक्स से ज्यादा है, सर्टेन कुछ वैसा कंडीशन हो जाए तो पूरा एक बोर्ड का गठन किया जाता है और उस बोर्ड का अप्रूवल लिया जाता है। अगर कॉन्फिडेंशियली कोई ब्रेक कर रहा है, वुमेन्स का नाम बता दिया जा रहा है या इमोशंस का कुछ भी कंडीशन बाहर आ रहा है, तो पहले ये फाइन 1000 था, अब फाइन के साथ 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट भी है। तो ये ऑल अबाउट हमारा एमजीपी एक्ट था। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।